गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी। आज हम बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में पैलिमनियस या स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको स्कॉर्पियन की मॉर्फोलॉजी यानी उसके हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी बाह्य संरचना के बारे में आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। स्कॉर्पियन का पाचन तंत्र जो है उसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं या दो स्ट्रक्चर्स मेन होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल स्कॉर्पियन की स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, स्कॉर्पियन का इलोंगेटेड होता है और थोड़ा नैरो होता है। प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा में बटा हुआ होता है, यानी सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ होता है। और एंटीरियर एंड पे माउथ होता है और पोस्टीरियर एंड पर एनस होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल इसकी स्ट्रेट होती है, जो कि माउथ से लेकर एनस तक होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के चार भाग होते हैं। एक होती है प्री ओरल कैविटी। प्री मतलब पहले, ओरल मतलब माउथ, तो माउथ से पहले यानी मुख पूर्व गुहा इसमें एक होती है। दूसरा पार्ट होता है इसका फोरगट या अग्र आंत, ऊपर का जो भाग होता है आंत का। बीच का भाग जो है आहार नाल का वो होता है मिडगट या मध्य आंत्र इसको कहते हैं। और पीछे का भाग, लास्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है हाइंडगट या पश्च आंत्र। तो ये सारे भाग होते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसका एलिमेंट्री कैनाल का। प्री ओरल कैविटी, पहला पार्ट जो है आहार नाल का वो है प्री ओरल कैविटी या मुख पूर्व गुहा। ये जो कैविटी है एक लार्ज कैविटी होती है। प्री ओरल जैसा अभी मैंने आपको बताया, मुख से पूर्व जो है, और ये चारों तरफ से घिरी हुई होती है। चार इसके अपेंडिजेस हैं, 4 पेयर्स अपेंडिजेस या उपांग, उनके कॉक्सी से ये घिरी हुई होती है। तो डॉर्सल या पृष्ठ साइड पर तो ये होती है, दो इसके चेलिसरी होते हैं और एक मीडियन इसका होता है रोस्ट्रम या लेब्रम इसको कहते हैं। और लेटरल साइड जो पार्श्व सतह इसकी होती है, साइड से होती है, वहाँ पर ये पेडिपेल्व्स जो होते हैं उसकी कॉक्सी से घिरी हुई होती है। और वेंट्रल साइड पे यानी अधर सतह, फ्लोर जो हो गया इसका कैविटी का, जो फ्लोर या फर्श जो बना, वो दो पेयर्स मैक्सिलरी प्रोसेस होते हैं उनसे, या मैक्सिलरी प्रवार्ध, उनसे ये घिरा हुआ होता है। तो इस तरीके से पूरी कैविटी बनती है जो कि चारों तरफ अपेंडेजेस से घिरी हुई होती है। इस कैविटी के पीछे की तरफ का जो भाग है वो फोरगट है, फोरगट या अग्र आंत। ये वाला जो भाग है इसका, जो मैंने आपको बताया था प्रोसोमा रीजन, वहीं पर होता है फोरगट, प्रोसोमा रीजन में ही होती है। और ये जो है तीन भाग इसमें आते हैं इसके आहार नाल के, माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस। और ये वाली जो पार्ट है इसका फोरगट या अग्र आंत, अंदर की तरफ ये क्यूटिकल से लाइंड होती है, यानी अंदर की तरफ इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो सबसे ऊपर का भाग इसका जो है फोरगट का वो है माउथ, जो कि बहुत ही छोटा होता है और नैरो होता है, एक स्लिट या दरार के रूप में होता है, जो कि प्री ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है। और ये जो नैरो या सकड़ा माउथ है वो केवल, क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो केवल जूस या पल्प को ही अंदर जाने देता है, अंदर एंटर होता है, सॉलिड पार्ट इसमें नहीं जा पाते। माउथ पीछे की तरफ खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है वो एक बड़ी पियर शेप्ड नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जो कि मस्कुलर होता है, मासल होता है। और क्योंकि मासल होता है तो, और इसमें एक सक्टोरियल चैम्बर होता है सक करने के लिए, जिसकी जो वॉल्स हैं वो मस्कुलर हैं। और क्योंकि मस्कुलर है, मासल है, तो ये डायलेट हो सकता है, फैल सकता है। और ये जो इसकी मसल्स हैं
इस फेरिंग्स को मदद करती हैं सक करने में। जैसा अभी मैंने कहा कि लिक्विड पार्ट लेता है, फूड जो है वो उसको सक करता है, तो इसका जो मस्कुलर पार्ट है या मस्कुलर नेचर जो है फेरिंग्स का, वो इसको सक करने में या चूसने में मदद करता है। ये फेरिंग्स पीछे की तरफ खुलती हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो है वो सिफेलिक नर्व, इसकी जो होती है नर्वस सिस्टम में सिफेलिक नर्व, वहाँ से पास होती है और उसके बाद पियर्स करके भेजती हुई एंडोस्टाइन को भेजती हुई आगे जाती है और ये फिर जाकर खुलती है स्टमक में, जहाँ पर कि एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं स्लीव वॉल्व। और ये जो वॉल्व है या कपाट है, ये फूड को या भोजन को रेगुलेट करता है। तो ये तीनों पार्ट माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस मिलकर बनाते हैं फोरगट। ये फोरगट पीछे कंटिन्यूस होती है मिडगट में या मध्य आंत में। मध्य आंत का जो भाग है वो बनता है स्टमक और इंटेस्टाइन से। स्टमक और इंटेस्टाइन मिलकर इसका मिडगट बनाते हैं और इसके साथ ही इसी पार्ट में इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं। स्टमक जिसमें कि ईसोफेगस खुलता है, बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा फूला हुआ, और डायफ्रैम तक ये जाता है। स्टमक पीछे की तरफ खुलता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो है इसकी, वो इसकी एलिमेंट्री कैनाल का या आहार नाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा भाग जो होता है आहार नाल का वो ये इंटेस्टाइन ही होता है, जो कि बॉडी के लास्ट सेगमेंट तक, एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट है वहाँ तक ये जाती है और फिर जाके हाइंडगट या पश्चात में ये खुलती। तो इंटेस्टाइन जो है एक ट्यूब की फॉर्म में है जिसकी वॉल्स जो है वो ग्लैंडुलर होती हैं और इसमें भी फिर अलग अलग भाग हो जाते हैं। जो इसकी इंटेस्टाइन है उसमें एक तो है प्री एब्डोमिनल पार्ट और पोस्ट एब्डोमिनल पार्ट। ये दोनों भाग जो है प्री एब्डोमिनल पार्ट और पोस्ट एब्डोमिनल पार्ट, इन दोनों के बीच में एक नैरो कंस्ट्रिक्शन होता है या एक खांच होती है, जहाँ से कि दो पेयर्स यानी दो जोड़ी पतली पतली लंबी ब्लाइंड यानी कि आगे से जो बंद होती हैं ट्यूब्स निकलती हैं, जिन्हें कहते हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है? ये एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। तो ये इसका जो इंटेस्टाइन है उसके जो दो भाग हैं वहाँ पर उनके दोनों के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, जो कि एक्सक्रीशन का काम करती हैं। मिडगट पीछे की तरफ खुलती है हाइंडगट में, यानी मिडगट का पीछे का पार्ट है इंटेस्टाइन और ये इंटेस्टाइन फिर पीछे की तरफ हाइंडगट या पश्च आंत में खुलता है। और ये जो पश्च आंत है या हाइंडगट है, ये इसकी आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो इंटेस्टाइन सबसे लंबा भाग है एलिमेंट्री कैनाल का और हाइंडगट या पश्च आंत स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। और ये केवल लास्ट सेगमेंट तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, केवल लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होती है छोटी सी हाइंडगट। और इंटरनली ये भी काइटिन से लाइन होती है, यानी इसके अंदर की तरफ भी इसके अंदर की जो वॉल है ल्यूमेन है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और ये हाइंडगट बाहर खुलती है एक अपर्चर या छिद्र के द्वारा, जिसे एनल अपर्चर या एनस कहते हैं। और ये एनस जो जब मैंने स्ट्रक्चर आपको इसका पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी, जब मैंने बताया था कि इसका जो लास्ट सेगमेंट होता है टेल्सन, जहाँ पर कि स्टिंगिंग अपरेटस प्रेजेंट होता है, इसका डंक प्रेजेंट होता है, वहाँ पर उसके बेस पर प्रेजेंट होता है एनस, जहाँ से कि एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट भाग बाहर की तरफ खुलता है हाइंड। तो ये है इसके एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ इसमें होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियाँ। तो दो ग्रंथियाँ होती हैं इसमें, सलाइवरी ग्लैंड और हिपेटोपैंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड जो है इसकी, वो केवल प्रोसोमा रीजन में प्रेजेंट होती है, ब्राउन कलर की छोटी ग्लैंड होती है
जो कि स्टमक में खुलती है। तो कुछ साइंटिस्ट इसको सलाइवरी ग्लैंड ना कह के स्टमक ग्लैंड भी इसको कहा गया है। तो छोटी सी एक ग्लैंड है जो कि इसी एरिया में प्रोसोमा रीजन में उपस्थित होती है और स्टमक में खुलती है। दूसरी ग्लैंड जो एक बहुत बड़ी ग्लैंड होती है वो है हेपेटोपेंक्रियास। ये भी ब्राउन कलर की होती है और लोब्यूलेटेड मास होता है, कई सारे छोटे छोटे लोब्स की मिलकर बनी हुई होती है, जिसे कि लिवर या हेपेटोपेंक्रियास कहते हैं। और ये करीब करीब इसकी ये देखिए पूरी एब्डोमिनल कैविटी को घेरे हुए होता है। इसकी जो ये जो कैविटी एब्डोमिन जो है इसका, उसकी जो अंदर कैविटी है उस पूरे भाग में करीब करीब ये फैली हुई होती है। और इसमें 5 पेयर्स जो हैं लेटरल साइड में नैरो यानी सकड़ी डक्ट्स होती हैं, जिन्हें हेपेटिक डक्ट्स कहते हैं। ये निकलती हैं हेपेटोपेंक्रियास से और जाकर फिर खुलती हैं इंटेस्टाइन में। और ये जो हेपेटोपेंक्रियास है या लिवर या यकृत भी जिसे कहते हैं, ये अपनी डक्ट्स के द्वारा इंटेस्टाइन में खुलता है। और ये ग्लैंड जो है छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स की मिलकर बनी हुई होती है, जो कि अल्टीमेटली हेपेटिक डक्ट्स बनाती हैं। वैसे ही जैसे कि बहुत छोटी छोटी, जैसे मैंने अभी कहा लोब्यूल सी बनी हुई होती है, तो हर एक लोब्यूल से छोटी छोटी डक्ट निकलती है और वो छोटी छोटी डक्ट मिलकर एक बड़ी हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। वैसे ही जैसे ट्री में ब्रांचेस होती हैं ना, शाखाएं होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं और वो सब मिलकर एक बड़ी ब्रांच बनाती हैं। उसी तरीके से इसमें भी छोटी छोटी सी जो है वो ब्रांचेस होती हैं, जो कि सब मिलकर हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। और ऐसा समझा जाता है कि क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि ये सिक्रीशन के अलावा, यानी डाइजेस्टिव जूस तो सिक्रीट करती है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो कि अभी क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर होता है, उनकी लोकेशन होती है स्कॉर्पियन में। अब हम आते हैं फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म पे, यानी किस तरीके से ये भोजन ग्रहण करता है, भोजन किस तरीके से ग्रहण किया जाता है और किस तरीके से फीडिंग होती है या अशन विधि इसकी होती है। तो स्कॉर्पियन या बिच्छू जो है, ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कार्निवोरस होते हैं यानी मांसाहारी होते हैं, और प्रीडेशियस होते हैं यानी शिकार करते हैं, अपना जो भी फूड है प्रे का उसका शिकार करते हैं, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स या स्पाइडर्स जो हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात जो इनकी होती है वो ये कैनिबल्स होते हैं। कैनिबल्स यानी स्वजाति भक्षी, यानी छोटे छोटे जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनके ऊपर भी फीड करते हैं, उनको भी खा जाते हैं। जो छोटे छोटे स्कॉर्पियंस होते हैं उनको भी ये खा जाते हैं। और लेकिन अगर फूड अवेलेबल नहीं हो तो भी ये करीब 6 महीने तक बिना भोजन किए जिंदा रह सकते हैं। दे कैन लिव अलाइव विदाउट फूड फॉर नियरली 6 months। 6 महीने तक ये जिंदा रह सकते हैं बिना खाना खाए। माउथ जो है इनका, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, बहुत छोटा होता है। तो क्योंकि माउथ बहुत छोटा होता है, मुंह बहुत छोटा होता है, तो ये सॉलिड पार्टिकल को अंदर नहीं ले पाते, इनगल्फ नहीं कर पाते, इसलिए जो लिक्विड पार्ट होता है उसी पे फीड करते हैं। तो जो प्रे या जो शिकार इन्होंने पकड़ा है उसकी बॉडी से लिक्विड लेकर उसको ही अंदर लेते हैं भोजन के रूप में। और इसके लिए जो ये प्रे शिकार जो अपना करते हैं उसको इसके जो माउथ पार्ट्स हैं और जो चिलेट पेडिपेल्प इसमें प्रेजेंट होते हैं वो इसको बहुत मदद करते हैं। और इसका जो स्टिंग या डंक है वो भी इसको हेल्प करता है, जैसे ये जो इसका शिकार है उसको पैरालाइज कर देता है, अनकॉन्शियस कर देता है अपने पॉइजन से, और फिर उनको अपने माउथ पार्ट्स की वजह से ट्रांसफ़र किया कर लेता है अपनी प्रियोरल कैविटी, जो अभी मैंने आपको बताई मुखपूर्व गुहा, वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पे इसके जो चेलिसरी हैं उनसे उसको पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और इस प्री ओरल कैविटी में जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया तो उसके बाद इसके जो आसपास माउथ पार्ट्स जो इसके प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया था अपेंडेजेस इस कैविटी को घेरे हुए रहते हैं,
तो इन अपेंडेजेस की मदद से, इनकी हेल्प से इस प्रे को या शिकार को जिसको इसने पकड़ा है धीरे धीरे उसको स्क्वीज कर देता है और उसमें से लिक्विड पार्ट जो है वो निकल जाता है, दबा देता है उसको, स्क्वीज मैश कर देता है और उससे जो लिक्विड निकलता है उसको फिर जो इसकी फेरिंग्स है, मस्कुलर है फेरिंग्स, मासल है, उसकी मदद से ये सक कर लेता है, चूस लेता है और अल्टीमेटली फिर ईसोफेगस से होता हुआ वो स्टमक में पहुंचता है जहाँ पर कि सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है इसका फीडिंग का बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। अब ये जो फूड अंदर लिया गया उसका डाइजेशन होता है। प्रीओरल कैविटी में इसको मैश कर दिया गया, टुकड़ों में पीस दिया गया, पल्प बन गया, लुगदी सी बन गई और प्रोटीन पार्ट जो है उसका पार्शियल डाइजेशन होता है। कुछ ग्लैंड्स होती हैं एल्वियोलर ग्लैंड्स, उसके सिक्रीशन के द्वारा, जो कि मैक्सिलरी प्रोसेस में होती हैं फर्स्ट पेयर लेग्स के। और अब ये जो पल्प पहुंच गया ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड या स्टमक ग्लैंड्स, उनका सिक्रीशन स्टमक में आता है। तो उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है और अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन में, स्टमक जो इंटेस्टाइन में खुल रही है वहाँ आता है और वहाँ पे उसकी वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और अब जो अनडाइजेस्टेड बिना पचा भोजन बचा वो पहुंचता है हाइंडगट या पश्च आंत में। हाइंडगट या पश्च आंत मैंने बताया बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि केवल लास्ट सेगमेंट में होता है और यहाँ से होता हुआ ये जो अनडाइजेस्टेड अपचित भोजन जो है वो, क्योंकि हाइंडगट जो है बाहर की तरफ खुल रही है एनस से, तो उस एनल अपर्चर के द्वारा बॉडी से बाहर त्याग दिया जाता है।